प्यारे बच्चों, आप लोगों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। बच्चों, आज आप लोग हमारे वीडियो में देखेंगे कि साइंस का मॉडल पेपर का जो आप लोगों का बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, उन सभी क्वेश्चन को मैं आज आप लोगों का क्लियर कराऊंगा। अगर आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते हैं बच्चों, तो आप लोगों का 80 में से 80 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम में ही प्राप्त होगा। तो चलिए बच्चों, मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आप सभी को वीडियो की ओर लेकर चल रहा हूँ। बच्चों, पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो कहता है वो कहता है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। तो अगर बच्चों आप लोगों को पता है तो कृपया करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं डायरेक्ट आप लोग को यहाँ पे ऑप्शन पे ही क्लिक करके बतलाऊँगा। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, +-VE। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 50 सेमी फोकस दूरी का एक लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कहता है मोटर गाड़ी के चालक के सामने सामान्यतः लगा रहता है। तो सामान्यतः लगा रहता है तो उत्तल दर्पण। अब क्वेश्चन नंबर 4 कहा जा रहा है बच्चों कि एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है। व्यक्ति को समतल दर्पण में बना अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आँख में उत्पन्न दोष होता है। तो कौन सा उत्पन्न दोष होगा बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका दीर्घ दृष्टि दोष। छठा क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों का कि दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसमें लगे लेंस होते हैं तो उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश की इकाई है। विद्युत आवेश की इकाई है तो ऑप्शन ए, कूलम इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं जिन्हें धन तथा ऋण आवेश माना जाता है। यह नामकरण जिसने किया था वह है बेंजामिन फ्रैंकलिन, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 9 क्वेश्चन होगा, एक पदार्थ को 1 कूलम धन आवेश में आवेशित किया गया है। इस आवेशन में पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं उनकी संख्या होगा। तो उनकी संख्या हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए, यानी 6.25 × 10⁻18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर परिचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है। तो उपयुक्त शक्ति हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ए, 100 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 11, कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है। तो इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विद्युत जनित्र का सिद्धांत है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान है। तो इसका हो जाएगा बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन सी। प्रतिक्रिया PbO+C टेंस टू Pb+CO2 है बच्चों। तो इसका हो जाएगा सी एक अवकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न धातुओं में कौन NaOH के विलयन से H2 देता है। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम यानी Al। अब क्वेश्चन नंबर 16, यदि विलयन का pH 13 है इसका अर्थ है कि यह
परवल भास्मिक यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र होता है तो P4। पित्तल में रहता है, पित्तल में क्या रहता है बच्चों? Cu तथा Zn यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, धातुओं की प्रकृति होती है, धातुओं की प्रकृति होती है तो ऑप्शन ए विद्युत धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार दूर किया जाता है? चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार दूर किया जाता है? तो ऑप्शन डी विद्युत चुंबकीय मतलब चुंबकीय विधि के द्वारा। कार्बनिक यौगिक का आवश्यक तत्व है ऑप्शन ए यानी सी। अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय तत्व कौन है बच्चों? तो ऑप्शन बी हीलियम। एल्कीन श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र है तो ऑप्शन बी CnH2n+2। 24 क्वेश्चन है, अपमार्जक बनाने में उपयोग होता है तो अल्कोहल का, किसका उपयोग होता है? अल्कोहल का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 25वां क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों का कि आवर्तक सारणी के V7 एक तत्व है, V7 एक तत्व कहलाते तो हैलोजन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रकृतियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन सी परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता कार्बूज। क्या हो जाएगा बच्चों? कार्बूज। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी फेलोमियन नलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोषण की क्रिया होती है, शोषण की क्रिया होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन बी। एक स्वच्छ मनुष्य में परिकुंचन एवं अनुशिथिलीन दाब होता है तो 120/80। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है? पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन कारण के संभव होता है? तो एबिसिक अम्ल ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 32, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किए जाते हैं? तो इथाइलिन ऑप्शन सी। एड्स रोग का प्रमुख कारण है तो असुरक्षित यौन संपर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण है? समजात ऑप्शन बी। वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समान होती है किंतु कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है, ऐसे अंगों को कहते हैं तो ऑप्शन ए समजात अंग कहते हैं। कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है, कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है तो ऑप्शन सी बगीचा खेत। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तो सूर्य। वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? तो अतिचारण। क्वेश्चन नंबर 40 बच्चों, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाता है तो क्या कहलाता है बच्चों? ऑप्शन इसका हो जाएगा ए जैव निम्नीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? तो ऑप्शन ए धारा को। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वो होता है विद्युत मोटर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 45 बच्चों, दर्पण का सूत्र है ऑप्शन ए 1/v+1/u = 1/f। 44, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? तो अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 45, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पुष्प में। क्वेश्चन नंबर 46,
मेंटल ने अपने अनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधों का उपयोग किया था? मटर। ऑप्शन सी। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो एक दिशीय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी है बच्चों कि ओजोन परत पाया जाता है। तो ऑप्शन बी, वायुमंडल की ऊपरी सतह में। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण। ऑप्शन सी। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो ऑप्शन बी, 2। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। ऑप्शन ए, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 52 बच्चों, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो बच्चों अवतल दर्पण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो अवतल दर्पण का। किस दर्पण में केवल आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? समतल और उत्तल में। ऑप्शन डी इसका सही होगा। बच्चों अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर लीजिए और वीडियो के लिंक को अपने मित्रों में शेयर कर लीजिए दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 54 होगा। क्वेश्चन 54 है, मोटर चालक के सामने दर्पण साइड मिरर लगा होता है। ऑप्शन सी, उत्तल। गोलीय दर्पण के परावर्तन के पृष्ठक की वक्रता सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। वक्रता त्रिज्या। प्रकाश तरंग का उदाहरण है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग का। विद्युत तरंग के चुंबक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, गोलीय दर्पण में फोकसांतरण एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। F = R/2। 59। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है बच्चों? आभासी तथा उल्टा। सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? अवतल। ऑप्शन बी। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है बच्चों, तो क्या होता है? ऑप्शन बी, अवतल। क्वेश्चन नंबर 62 बच्चों, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो क्या होगी बच्चों? तो हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन ए। 63। किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। समतल किस दर्पण में? समतल या उत्तल में। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन 64 पे, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। 65। यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो हो जाएगा ऑप्शन डी, काल्पनिक और सीधा। ऑप्शन 66। क्वेश्चन 66 होगा बच्चों। अब किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन हो जाएगा ए, अवतल दर्पण। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है प्लस 16 cm? परावर्तन से नियम निर्धारित होती है। आपतन कोण, परावर्तन कोण। ऑप्शन ए। 69। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो क्या होता है बच्चों? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो प्रतिबिंब होता है बच्चों ऑप्शन बी, काल्पनिक। संयुग्म फोकस केवल संभव है। संयुग्म फोकस केवल संभव है तो किस पर संभव है? केवल अवतल दर्पण पर बच्चों।
उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब सदैव बनता है, तो कहाँ बनता है बच्चों? वक्रता, तिर्जा, ध्रुव और फोकस के बीच। ऑप्शन सी। किस दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है? वक्रता, तिर्जा। समतल दर्पण में वक्रता तिर्जा आर है, तो क्या होगा? आर बराबर बच्चों आर एक अनंत है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 74। हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है, मतलब दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। ऑप्शन बी। 75। समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन होता है, m बराबर 1। ऑप्शन सी। बच्चों में एक बार फिर से कह रहा हूँ आप सभी से, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लिंक को अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 76। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं, तो आवर्धन। ऑप्शन सी। गाड़ियों के अग्रदीप में दर्पण का उपयोग होता है, यानी अग्रदीप मतलब लाइट में जो लाइट होते हैं उनमें किस दर्पण का उपयोग होता है बच्चों? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी अवतल। दर्पणों के प्रयोग में सभी दूरियां मापी जाती है, तो मापी जाती है किससे बच्चों? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए दर्पण के ध्रुव से। गोलीय दर्पण जिसका दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है गोलीय दर्पण के लिए यू भी और एफ में संबंध है, तो एफ। ऑप्शन सी एफ बराबर यू भी